भानपुर गांव में मुखिया त्रिलोकनाथ का काफी दबदबा था। गांव के लोग मुखिया त्रिलोकनाथ की काफी इज्जत करते क्योंकि मुखिया जी गांव के लोगों की काफी मदद किया करते। लेकिन मुखिया जितने ही सज्जन व्यक्ति थे, उतना ही मुखिया का बेटा रतन गांव के लोगों को परेशान करता, उनकी इज्जत नहीं करता और अपने पिता का नाम खराब कर रहा था। रतन बेटा, सुना है तूने कल रात पीकर गांव के श्यामलाल को पीटा है, क्यों? अरे 40 साल से जो इज्जत मैं बना रहा हूँ, उस इज्जत को तू मिट्टी में मिलाने में क्यों तुला हुआ है? इसका मतलब आपसे श्यामलाल ने आकर शिकायत लगाई है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। मुझे अच्छे से पता है कि तू गाड़ी कैसे चलाता है। मेरी इज्जत को यूं गांव में नीलाम ना कर। ठीक है, समझ गया मैं। चल भोला, हमें नुक्कड़ पर जाना है। इतना कहकर रतन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने दोस्त भोला के साथ निकल जाता है। इधर मुखिया अपने बेटे को समझा कर परेशान था, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं था। क्या करूं इस लड़के का? कुछ भी कहता हूं तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। ऐसे ही समय बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गांव के लोग मुखिया को उतना ही प्यार और इज्जत दे रहे थे जितना वो देते आए थे। लेकिन एक रोज रतन देर रात घर नहीं आता और अगली सुबह जब वो घर आता है तो अपनी गाड़ी में अपने दोस्त भोला के साथ एक लड़की को भी बैठाकर घर लाता है। उस वक्त मुखिया गांव वालों की बातें सुन रहे थे। अरे देखो देखो, मुखिया जी के बेटे ने ये किसकी लड़की उठा ली है? यहाँ की तो नहीं लगती, काफी गोरी चिट्टी है। विदेश की लग रही है। लगता है छोटे साहब ने शादी कर ली है इस विदेशी लड़की से। कौन है ये लड़की? किसे लेकर आया है तू? लूना, ये मेरे फादर हैं। जरा इनके पैर छू लो। अरे फुट टच। ये सब क्या तमाशा है? कौन है ये लड़की और क्यों लेकर आया है इसे घर? तुझे लाज शर्म है कि नहीं? पूरी रात घर नहीं था और अभी आया है तो इस लड़की के साथ। अंकल, ये आपकी बहू है। रतन कुछ दिनों पहले ही विदेश से आया है, लेकिन वो विदेश से अकेला नहीं बल्कि लूना भाभी को साथ लेकर आया था। रतन लूना भाभी से प्यार करता था, इसीलिए उसने विदेश में ही लूना के साथ शादी कर ली थी और वो आपके डर से लूना भाभी को शहर में ही इतने दिनों से रख रहा था। गुस्ताख, तुझे पता है ना मैंने तेरा रिश्ता उदय सिंह की बेटी से तय कर रखा है, तो तूने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरी जिंदगी में जो चाहे करूं, आप बोलने वाले कौन होते हैं पिताजी? आप सिर्फ गांव वालों के मसले सुलझाते रहिए, मुझे तो शादी करनी थी। आओ लूना बेबी, ये है हमारा घर। या नाइस हाउस, नाइस बुफेलो। मुखिया अपना सर झुकाए गांव वालों की तरफ देख रहा होता है। गांव वाले भी हैरानी से मुखिया को देख रहे होते हैं। अब पूरे गांव में मुखिया के बेटे के बारे में ही चर्चा होने लगती है। हर कोई मुखिया की तारीफ करता और मुखिया के बेटे रतन की बुराइयां। लेकिन समय के साथ मुखिया उस विदेशी बहू को अपना लेते हैं और करीब 6 महीने बाद ही रतन लूना को मारता पीटता उससे काम करवाता। रतन, जरा ढाबे पर जाकर देखा बेटा, आज रामू नहीं आया है। तो मुझे क्यों भेज रहे हो? आपकी बहू है ना, उसे भेजो। लूना, तुम चंदा के साथ ढाबे पर जाओ। नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी। और तुझे शर्म नहीं आती बहू को ढाबे पर भेजते हुए? ढाबे पर गांव के लोग खाना खाने आते हैं और वो ढाबे पर मुखिया की बहू को देखेंगे तो क्या कहेंगे? पिताजी, भूल जाओ कि ये अब आपकी बहू है, क्योंकि इससे तो कुछ आता नहीं और मैं इससे परेशान हो गया हूँ। खबरदार जो तूने दोबारा ऐसी बात की। बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रतन अपने पिता की एक नहीं सुनता और लूना का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लेता है और उसे ढाबे पर छोड़कर आता है। और उस दिन के बाद से लूना हर रोज ढाबे पर जाने लगती है। लेकिन एक रोज रतन गांव की ही एक लड़की से ब्याह करके उसे घर ले आता है। ये रतन की दूसरी शादी थी। ये देखकर मुखिया बहुत परेशान हो जाता है। इधर लूना का हाल नौकरानियों की तरह हो गया था, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद ही लूना की तबीयत खराब होती है और रतन उसका इलाज भी नहीं करवाता, जिसके कारण लूना की मौत हो जाती है। इस बात से रतन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी पत्नी लूना के साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव किया करता और उसने तो दूसरी शादी भी कर ली थी। लेकिन मुखिया को ये सब बहुत दुखता है।
अरे उस बेचारी की जान तो इन लोगों की वजह से ही गई है। जब भी मैं ढाबे पर खाना लेने जाती थी तो वो बेचारी खाना बनाती रहती या फिर बर्तन धोती रहती थी। विदेश से आई इतनी सुंदर लड़की को इन लोगों ने नौकरानी बना दिया। भगवान कभी इन लोगों का भला नहीं करेगा। बेचारी बीमार थी तो उसे दवा तक नहीं दिलवाई। मुखिया वहाँ से सर नीचा करके चला जाता है क्योंकि वो कुछ बोलने लायक नहीं रहा था। उसके बेटे ने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया था। इधर रतन अपनी दूसरी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था और इस बात को करीब 1 साल बीत जाता है और रतन को दूसरी पत्नी से एक बेटा होता है। रतन अब काफी सुधर चुका था। जब से उसका बेटा हुआ था वो अपने परिवार पर भी ध्यान देने लगा था और अपने ढाबे पर भी जाने लगा था और मुखिया भी अब इस बात से खुश था कि उसका बेटा सुधर गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुखिया को पता चलता है कि गांव में एक औरत ने छोटा सा ढाबा खोला है जो लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाती है। अरे क्या खाना था, खाकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई है। मटन, चिकन, फिश करी सब था उसके पास। एक से बढ़कर एक लाजवाब खाना। अरे श्यामलाल, तू कहाँ से आ रहा है? मुखिया जी, मैं तो नए ढाबे से खाना खा कर आ रहा हूँ। वहाँ का खाना सस्ता और अच्छा था, बस उसी की तारीफ कर रहा था। उस औरत को गांव में ढाबा खोले हुए करीब 1 महीना ही हुआ था और इस 1 महीने के बाद गांव में मुर्गियां और बकरियां चोरी होने लगती हैं। गांव वाले अब परेशान होकर अपनी परेशानी मुखिया जी के पास लेकर पहुंचते हैं। मुखिया के कहे अनुसार गांव के लोग पहरा देते हैं, लेकिन फिर भी मुर्गियों की और बकरियों की चोरी बंद नहीं हो रही थी। हर कोई हैरान था कि पहरा देने के बावजूद आखिर बकरी और मुर्गी कौन चुरा रहा है। एक रोज उस औरत के ढाबे पर दुलारी पहुंचती है। बहन, जरा 1 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो, मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। उसके वियोग में मेरा मन कर रहा है कि मैं चिकन बिरयानी खाऊं। ठीक है बहन, अभी लगा देती हूँ। इतना कहकर वो औरत चिकन बिरयानी उस औरत के सामने परोस देती है। वो औरत टेंशन के मारे 2 प्लेट बिरयानी खा चुकी थी और तीसरी बार फिर से बिरयानी मंगवाती है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। तुम्हारी तीसरी प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। हाँ, टेंशन के मारे मुझे भूख लग रही है, बस मन कर रहा है खाती जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं। तुम्हारे हाथ के खाने में इतना स्वाद कहाँ से आता है बहन? ये तो अपने लोगों का प्यार है बस। दुलारी खा ही रही होती है कि तभी उसे उसकी बिरयानी में एक घुंघरू नजर आता है, जिसे उठाकर दुलारी बड़े गौर से उसे अलट पलट कर देखने लगती है। टेंशन के मारे मेरी बिरयानी में मुझे अपनी ही मुर्गी का घुंघरू दिख रहा है। अरे 1 मिनट, ये क्या दिख रहा है मुझे? ये कहीं सच तो नहीं? ये तो मेरी मुर्गी की टांग में पहनाया हुआ घुंघरू ही है। इसका मतलब चोर ये ढाबे वाली औरत है। अब दुलारी बिना पैसे दिए ही वहाँ से सीधा मुखिया के पास पहुँचती है और मुखिया जी को सारी बात कह देती है। अब गांव के लोग मुखिया के साथ उस औरत के ढाबे पर पहुँचते हैं। तब तक उसका ढाबा बंद हो चुका था। गांव वाले उसे शहर जाने वाले रास्ते तक ढूंढ कर आते हैं, लेकिन उस औरत का कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन कुछ देर बाद ही गांव का एक आदमी मुखिया के कानों में आकर कुछ कहता है और मुखिया तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे मुखिया जी को क्या हुआ? चलो चलो, लगता है कोई बात हो गई है। तभी मुखिया जी अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। जब मुखिया अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और मुखिया का बेटा बेसुध नीचे पड़ा है, जिसकी जान जा चुकी थी। मुखिया अब अपने बेटे को देखकर खूब रोने लगता है। तभी अचानक हंसने की आवाज आती है और सभी डर जाते हैं और देखते ही देखते वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है। क्या हुआ? अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत दुख हो रहा होगा ना? हा? वो दिन याद है जब इसने मुझे तड़पा कर मारा था? हा? मेरी दवाइयों के लिए मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया था। मैं हूँ लूना। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। वो चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। उसके लंबे लंबे दांत, लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर लोग डरे हुए थे। मुझे इसे मारना था और इससे बदला लेना था। मुझे पूरे 2 साल का वक्त लगा। इस दौरान मैंने इस गांव के लोगों के बीच जाकर ढाबा शुरू किया ताकि तुम दोनों बाप बेटे की हिम्मत टूट जाए, और ऐसा हुआ भी। और आज मैं इससे बदला लेकर खुद को मुक्त कर लूंगी। देखते ही देखते वो चुड़ैल अब मुक्ति पा लेती है, लेकिन
वो सबके सामने अपने गुनहगार को मौत के घाट उतार जाती है।